विकास प्रक्रियाएं, एनजीओ, सेल्फ हेल्प ग्रुप तथा अन्य हितधारकों की भूमिका। संयुक्त राष्ट्र के विकास विकास क्या है? संयुक्त राष्ट्र ने विकास को एक व्यापक आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक प्रक्रियाओं के रूप में परिभाषित किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य लोगों के जीवन के हित और गुणवत्ता में सुधार करना है। इसमें आर्थिक विकास, सामाजिक समावेशन, पर्यावरणीय स्थिरता, मानवाधिकार और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने सहित कई आयाम शामिल हैं। विकास को एक निश्चित परिणाम की बजाय एक गतिशील प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है, जिसका सकारात्मक और समावेशी तरीके से एक स्थिति या परिस्थिति से दूसरी स्थिति में निरंतर परिवर्तन शामिल होता है। इससे इतर विकास प्रक्रिया व्यक्तियों, समुदायों के जीवन की गुणवत्ता, आर्थिक कल्याण, सामाजिक प्रगति को बेहतर बनाने के लिए एक व्यवस्थित, नियोजित और निरंतर प्रयास को संदर्भित करती है। यह बहुआयामी है, जिसमें आर्थिक विकास, सामाजिक समावेशन, संस्थागत स्तर पर सुदृढ़ता और पर्यावरणीय स्थिरता इत्यादि शामिल है। विकास संबंधी प्रक्रिया का मुख्य तथ्य क्या है? नियोजन और चरणबद्ध कार्यान्वयन। विकास सामान्यतः रणनीतिक रूप से मिशनों के माध्यम से संचालित नियोजन का अनुसरण करता है, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना को 2022 तक सभी के लिए आवास सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट चरणों और लक्ष्यों के साथ शुरू किया गया, जो केंद्र राज्य सहयोग के माध्यम से चरणबद्ध तरीके से वितरण को दर्शाता है। सहभागी शासन। विकास की वास्तविक आवश्यकताओं को दर्शाने के लिए निर्णय लेने में नागरिक समाज, स्थानीय निकायों को शामिल करना, जैसे पंचायती राज अधिनियम के तहत ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, ग्रामीणों को मनरेगा के तहत योजनाओं पर चर्चा करने और उन्हें मंजूरी देने की अनुमति देती है, जिससे नीचे से ऊपर की ओर योजना बनाने में मदद मिलती है। गतिशील और प्रासंगिक। विकास बदलती सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक वास्तविकताओं के अनुकूल होता है, जैसे योजना आयोग से नीति आयोग में परिवर्तन भारत की उभरती हुई शासन आवश्यकताओं को दर्शाता है, जो सहकारी संघवाद और वास्तविक समय में नीति निर्माण पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है। संस्थागत सहयोग। इसके लिए सरकारी नियमों, निजी क्षेत्र और वैश्विक संस्थाओं के समन्वय प्रयासों की आवश्यकता होती है, जैसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच में सुधार के लिए केंद्र और राज्य सरकारों और एनजीओ और विश्व स्वास्थ्य संगठनों जैसे विकास भागीदारी को एक साथ लाता है। निगरानी और मूल्यांकन। निरंतर मूल्यांकन जवाबदेही सुनिश्चित करता है और कार्यान्वयन को बेहतर करने में मदद करता है, जैसे आकांक्षी जिला कार्यक्रम पिछड़े जिलों में प्रगति की निगरानी करने, तदनुसार रणनीतियों को समायोजित करने के लिए वास्तविक समय में डैशबोर्ड और रैंकिंग तंत्र का उपयोग करता है। मानव संसाधन विकास से तात्पर्य व्यक्तियों की प्रतिभा, क्षमताओं, कौशल को पोषित करने और तथा बढ़ावा देने के लिए व्यवस्थित दृष्टिकोण से है, जिससे राष्ट्रीय विकास में योगदान मिलता है। मानव विकास के दृष्टिकोण। आय का स्तर किसी भी व्यक्ति को प्राप्त स्वतंत्रता के स्तर को दर्शाता है। कल्याणकारी दृष्टिकोण। लोग विकास में भागीदारी नहीं है, बल्कि केवल निष्क्रिय कार्य करता है। कल्याण पर व्यय को अधिकतम करके मानव विकास स्तर को बढ़ाने के लिए सरकार उत्तरदायी है। बुनियादी आवश्यकताओं संबंधी दृष्टिकोण। मानवीय विकल्पों के प्रश्न को नजरअंदाज कर दिया जाता है और परिभाषित वर्गों की बुनियादी आवश्यकताओं के प्रावधान पर जोर दिया जाता है। 6 बुनियादी आवश्यकताएं: स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, जलापूर्ति, स्वच्छता और आवास। क्षमता दृष्टिकोण। प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने संबंध स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच के क्षेत्रों में मानव क्षमताओं का निर्माण मानव विकास को बढ़ाने की कुंजी है। मानव संसाधन विकास
संबंधी चुनौतियां, खराब शिक्षण परिणाम। असर की रिपोर्ट से पता चला कि स्कूलों के अंतर्गत बुनियादी ढांचे की कमी है, कौशल विकास असंतुलन, नौकरी के लिए उपयुक्त कौशल के अभाव के कारण 30% स्नातक रोजगार योग्य नहीं है। शिक्षण गुणवत्ता, बीएड में प्रशिक्षण अंतराल और घोटाले कमजोर विनिमय तंत्र को उजागर करते हैं। स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच, एनएफएच नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के आंकड़े से पता चला है कि राष्ट्र ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव है। सीमित व्यावसायिक प्रशिक्षण, कौशल भारत के बावजूद कौशल कार्यक्रमों तक पहुंच खराब बनी हुई है। मानव संसाधन विकास में सुधार के क्या उपाय हैं? आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने के लिए स्कूलों में परियोजना आधारित शिक्षा को बढ़ावा देना, रोजगार प्रासंगिक शिक्षा के लिए उद्योग अकादमिक संबंधों को मजबूत करना, सिंगापुर के मॉडल के आधार पर सतत शिक्षण प्रशिक्षण सुनिश्चित करना, ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा में सुधार के लिए टेलीमेडिसिन सेवाओं का विस्तार करना, कॉलेजों में इंक्यूबेशन केंद्रों के माध्यम से नवाचार को प्रोत्साहित करना। मानव विकास रिपोर्ट 2025 की रिपोर्ट की विशेषताएं क्या है? वैश्विक स्थिति, बाधित प्रगति, 1990 के बाद से सबसे धीमी मानव विकास सूचकांक वृद्धि, कोविड के वर्षों को छोड़कर अधिकांश देशों के लिए बहुत उच्च मानव विकास सूचकांक में अब दशकों की देरी हो रही है। शीर्ष और निचला का स्थान, आइसलैंड प्रथम देश में मानव विकास सूचकांक में स्कोर 0.972, दक्षिण सूडान 193वां स्थान, मानव विकास में 0.388 स्कोर। असमानता, धनी देश आगे बढ़ रहे हैं जबकि गरीब देश स्थिर है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रभाव, 5 में से 1 व्यक्ति एआई का उपयोग करता है। 60% को रोजगार मिलने की उम्मीद, 50 को विस्थापन का भय, मानव केंद्रित एआई नीतियों की मांग है। भारत की स्थिति, रैंकिंग 130, भारत की मानव विकास सूचकांक का स्कोर 0.686 है। भारत 2022 में, हालांकि 2022 से सुधार हुआ है, 2022 में 133वीं रैंक थी भारत की श्रेणी में। मध्यम मानव विकास सूचकांक, उच्च मानव विकास सूचकांक के निकट। जीवन प्रत्याशा 72 वर्ष, 1990 में 58.6 वर्ष से ऊपर है। शिक्षा, अपेक्षित स्कूलों की शिक्षा 13 वर्ष, 1990 में 8.2 वर्ष से ऊपर थी। प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद $9,046, 1990 में $2,167 से ऊपर है। गरीबी, 135 मिलियन लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर हुए जो 2015 से 21 के दौरान। एआई कौशल, विश्व में सबसे अधिक एआई कौशल वृद्धि हुई, 20% एआई शोधकर्ता भारत में रहते हैं। कौशल विकास शैक्षिक ज्ञान को व्यवहारिक क्षमताओं में बदलकर शिक्षा और रोजगार के मध्य एक पुल के रूप में कार्य करता है। आज की प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था में यह व्यक्तियों को उद्योग संबंधित कौशल से प्रदान करता है, जिससे उसकी रोजगार क्षमता और उत्पादकता में वृद्धि होती है। भारत में कौशल विकास कार्यक्रम की सफलता, पूर्व शिक्षण की मान्यता, अनौपचारिक श्रमिकों को औपचारिक प्रमाणन प्राप्त करने में सहायता करता है। क्षेत्र कौशल परिषद सुनिश्चित करें कि प्रशिक्षण उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप हो। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, जर्मनी और जापान जैसे देशों के साथ संबंध प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार लाने और विकास रोजगार बाजार खोलने में मदद करते हैं। स्किल यूनिवर्सिटी, दिल्ली कौशल उद्यमिता विश्वविद्यालय जैसे संस्थान शैक्षिक और व्यवहारिक कौशल को एक साथ लाते हैं। महिला केंद्रित योजनाएं, नारी शक्ति जैसे कार्यक्रम महिलाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण को बढ़ावा देते हैं। अल्पसंख्यक योजनाएं, नई मंजिल, उस्ताद और मानस पारंपरिक कौशल और आर्थिक समावेशन पर बल देती हैं।
शिक्षा और कौशल विकास के मध्य संबंध। मूलभूत समझ। गणित और विज्ञान जैसे विषय तकनीकी कौशल का आधार बनते हैं। साक्षरता और संख्यात्मकता आगे के प्रशिक्षण और दैनिक कार्यों के लिए आवश्यक है। सॉफ्ट स्किल शिक्षा, संचार, टीम वर्क, समूह में कार्य करना कौशल विकसित करने में मदद करती है। अनुसंधान और नवाचार उच्चतर शिक्षा, नवाचार, उन्नत कौशल को बढ़ावा देती है। कौशल विकास और रोजगार के बीच संबंध क्या है? रोजगार की तैयारी, लघु पाठ्यक्रम जैसे गूगल करियर प्रमाण पत्र नौकरी पाने में मदद करते हैं। उद्यमिता कौशल प्रशिक्षण स्वरोजगार को समर्थन देता है, जैसे स्टार्टअप इंडिया। अप स्किलिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पेशेवरों को अपडेट रहने में मदद करते हैं, जैसे लिंक्डइन। दूरस्थ कार्य कौशल पाठ्यक्रम ऑनलाइन नौकरियों के लिए आवश्यक उपकरण दिखाते हैं, जैसे कोर्सेरा, यूडेमी। सहयोगात्मक शासन सरकार और निजी क्षेत्र की भूमिका क्या है? सहयोगात्मक शासन सरकार निजी क्षेत्र की भूमिका। सरकारी निजी समन्वय का तात्पर्य विकास परियोजनाओं की योजना बनाने, वित्त पोषण करने, उन्हें क्रियान्वित करने में सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी उद्यमों के बीच सहयोगात्मक प्रयासों से है। सहयोगात्मक शासन का मतलब सरकारी निजी समन्वय का तात्पर्य विकास परियोजनाओं में की योजना बनाने, वित्त पोषण करने, उन्हें क्रियान्वित करने में सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी उद्यमों के बीच सहयोगात्मक प्रयासों से है। इस तरह का समन्वय कुशल संसाधन उपयोग, तीव्र कार्यान्वयन, बेहतर सेवा वितरण सुनिश्चित करता है। खासकर बुनियादी ढांचे के विकास जैसे बड़े पैमाने की पहलों में, जैसे कि गति शक्ति योजना इस दिशा में एक मुख्य कदम है। सरकार और निजी क्षेत्र के मध्य समन्वय क्यों आवश्यक है? क्योंकि नीतिगत समर्थन सरकार को प्रक्रियाओं को सरल बनाना चाहिए और स्पष्ट नियामक ढांचा प्रदान करना चाहिए। सार्वजनिक निजी भागीदारी निजी निवेश सीमित सार्वजनिक निधियों का समर्थन कर सकता है, जैसे नोएडा यमुना एक्सप्रेसवे एक सफल पब्लिक प्राइवेट परियोजना है। सार्वजनिक निजी भागीदारी योजना। प्रौद्योगिकी और नवाचार निजी क्षेत्र आधुनिक प्रौद्योगिकी और वैश्विक पद्धति और कुशल परियोजना निष्पादन लाता है। कौशल विकास संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम बड़े पैमाने की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए कुशल कार्यबल सुनिश्चित कर सकते हैं। निगरानी और मूल्यांकन संयुक्त निरीक्षण, पारदर्शिता, जवाबदेहिता और समय पर परियोजनाएं वितरण सुनिश्चित करता है। विकास में सहयोग और साझेदारी विभिन्न सेवा क्षेत्रों के बीच सहयोग और साझेदारी विकास चर्चा के आवश्यक घटक हैं। ये साझेदारियाँ क्षेत्रों के बीच अंतराल को कम करते हैं और सहयोग और टीम वर्क की संस्कृति को बढ़ावा देती हैं, जो अधिक प्रभावी विकास परिणामों में योगदान देती हैं। भारत में विभिन्न क्षेत्रों के बीच सहयोग ने विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सार्वजनिक निजी भागीदारी ने सरकारी सहायता में निजी विशेषज्ञता के साथ जोड़कर सड़कों, हवाई अड्डों जैसे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के निर्माण में मदद की। स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में स्कूल स्वास्थ्य पहल और राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस जैसे कार्यक्रम दिखाते हैं कि कैसे एक साथ कार्य करके बच्चों के हित में सुधार किया जा सकता है। इस प्रकार ग्रामीण विकास में मनरेगा, NRLM, IWMP जैसे योजनाओं के संयुक्त प्रयासों की सफलता मिली है, जिनका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार, आजीविका, जल प्रबंधन में सुधार करना। सहयोग से कई लाभ मिलते हैं। ये नए विचारों और बेहतर समाधानों को प्रेरित करके नवाचार की ओर ले जाता है। संसाधनों को साझा करने में धन की बचत होती है और बार बार प्रयास करने से बचा जा सकता है। यह सुनिश्चित करता है कि सेवाएं समाज के सभी वर्गों के लिए सुलभ हों, जिससे विकास अधिक समावेशी हो सके। विकास प्रक्रियाओं के लिए दाता एजेंसियों पर निर्भरता। हाल के वर्षों में भारत में विकास परियोजनाओं के वित्त पोषण में दाता एजेंसियों की भूमिका बढ़ती जा रही है, जबकि उसका समर्थन मूल्यांकन, संसाधन और विशेषज्ञता लाता है। यह सतत प्रक्रिया में सामुदायिक स्वामित्व और भागीदारी को कम करने के संबंध में भी चिंताएं उत्पन्न करता है।
दाता पर निर्भरता के विरुद्ध तर्क क्या है? स्वामित्व की कमी। समुदायों को लग सकता है कि परियोजनाएं थोपी गई हैं, स्वयं संचालित नहीं हैं, जैसे नर्मदा बांध का विरोध प्रदर्शन। ऊपर से नीचे का दृष्टिकोण। दानकर्ता स्थानीय आवश्यकताओं की तुलना में वैश्विक एजेंडे को प्राथमिकता देता है, जैसे विश्व बैंक का ICDS समर्थन स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल नहीं है। नौकरशाह संबंधी बाधाएं। दानदाता संबंधी नियमों के कारण कार्य में देरी हो सकती है। स्थानीय प्रयास जटिल हो सकते हैं, जैसे दानदाताओं की संलिप्तता के कारण मनरेगा रिपोर्टिंग संबंधी समस्याएं। दानकर्ता की भागीदारी के समर्थन में तर्क क्या है? क्षमता निर्माण। दानकर्ता प्रशिक्षण और उपकरण प्रदान करते हैं, जैसे UNDP ने समुदायों को जल प्रबंधन की बेहतर सहायता प्रदान की। समावेशी रणनीतियाँ। कुछ दाता परियोजनाओं के डिजाइन और निगरानी में स्थानीय लोगों को शामिल करते हैं, जैसे कि शहरों में ADB का शहरी जलवायु कोष, स्थानीय ज्ञान का उपयोग, सामुदायिक अनुभव पर आधारित प्रभावी साझेदारी, जैसे सेवा को स्वीडन तक का समर्थन, जिसमें महिलाओं के लिए आजीविका में वृद्धि हुई है। भारत में विकास प्रक्रिया से संबंधित समस्याएं। आर्थिक असमानता। विश्व असमानता प्रयोगशाला की रिपोर्ट की 2024 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व असमानता प्रयोगशाला की 2024 की रिपोर्ट के अनुसार भारत की शीर्ष 1% आबादी के पास देश की 40.1% संपत्ति है, जो 1961 के बाद से सर्वाधिक है। संपत्ति का यह संकेंद्रण गहराते आर्थिक विभाजन को उजागर करता है, जो ग्रामीण और शहरी दोनों आबादी को प्रभावित करता है। पर्यावरण संबंधी समस्या। तीव्र गति से हो रहे विकास की वजह से प्रदूषण में वृद्धि और संसाधनों में कमी आई है। जैसे विश्व में 20% सबसे प्रदूषित शहरों में से 14 भारत में है। बेरोजगारी में वृद्धि। भारत विश्व में तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था रहा है, जिसका 2011-12 और 2022-23 के बीच वार्षिक 6.5 से 7% की प्रतिभाशाली GDP वृद्धि दर रही है। 2024-25 के दौरान वास्तविक GDP वृद्धि 6.5 रहने का अनुमान है। मजबूत GDP वृद्धि के बावजूद इसी अवधि के दौरान रोजगार में वार्षिक वृद्धि दर बहुत धीमी रही, 1.9%। नौकरशाही में लाल फीताशाही और धीमा क्रियान्वयन। भारत की नौकरशाही क्षमताएं प्रायः बड़ी परियोजनाओं के क्रियान्वयन में देरी करती हैं, जैसे दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारे जैसी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को विनियामक बाधाओं के कारण अत्यंत देरी का सामना करना पड़ा, जिससे आर्थिक विकास धीमा हो गया। भ्रष्टाचार और संसाधन का गलत आवंटन। सार्वजनिक वितरण प्रणाली जैसे प्रमुख विकासगत क्षेत्रों में भ्रष्टाचार के कारण संसाधनों का गलत आवंटन होता है। गरीबों के लिए आवश्यक वस्तुओं का दुरुपयोग होता है, जिससे कल्याणकारी योजनाओं की प्रभावशीलता प्रभावित होती है और असमानता पैदा होती है। शिक्षा और स्वास्थ्य की उपेक्षा। कार्यबल उत्पादकता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण होने के बावजूद शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों में सीमित निवेश देखा गया है। केंद्र और राज्यों द्वारा शिक्षा पर संयुक्त व्यय 2019-20 से 2022-23 तक GDP के 2.9% पर स्थिर रहा है, जबकि सरकार का दावा है कि चिकित्सा जनसंख्या का अनुपात 1:836 है, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानक 1.1000 से अधिक है। फिर भी ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य पेशेवरों की अधिक कमी बनी हुई है। लैंगिक असमानता भारतीय समाज के विभिन्न पहलुओं में व्याप्त है। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत 146 देशों में 129वें स्थान पर है, जो स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिक अवसर, राजनीतिक सशक्तिकरण में गंभीर असमानताओं को दर्शाता है। आगे की राह क्या है? नीति निर्माण और योजना। आवश्यकताओं के आकलन के आधार पर स्पष्ट मापन योग्य लक्ष्य निर्धारित करना, जैसे 2015 में स्मार्ट सिटी मिशन का लक्ष्य उन्नत शहरी नियोजन और प्रौद्योगिकी के साथ 100 शहरों का विकास करना था। हितधारक सहभागिता, समर्थन सुनिश्चित करने
और जानकारी एकत्र करने के लिए सभी प्रासंगिक हितधारकों को शामिल करना। जैसे स्वच्छ भारत मिशन ने स्थानीय स्वच्छता रणनीतियों को तैयार करने के लिए समुदायों को शामिल किया। नियम और विनियम नीति कार्यान्वयन का समर्थन करने उनसे लागू करने के लिए कानूनी ढांचे बनाए। जैसे भारत में कर प्रणाली को एकीकृत करने के लिए नए कानूनों के माध्यम से जीएसटी की स्थापना की गई। संसाधन आवंटन नीति क्रियान्वयन के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध कराना। मनरेगा को प्रति वर्ष प्रत्येक परिवार को 100 दिन का ग्रामीण रोजगार सुनिश्चित करने के लिए वित्त पोषित किया गया था। निगरानी और मूल्यांकन नीति की सफलता को ट्रैक करने के लिए प्रदर्शन मीट्रिक निर्धारित करना, उनका मूल्यांकन करना। जैसे प्रधानमंत्री जनधन योजना में नए बैंक खातों को ट्रैक करने और वित्तीय समावेशन प्रयासों का आकलन करने के लिए निगरानी का उपयोग किया। नागरिक समाज सिविल सोसाइटी का विश्व बैंक के द्वारा परिभाषित नागरिक समाज या सिविल सोसाइटी में संगठन, सामुदायिक समूह, एनजीओ, श्रमिक संघ, स्वदेशी समूह, धर्मार्थ संगठन, व्यावसायिक संघ और विभिन्न फाउंडेशन जैसी व्यापक श्रेणी की संस्थाएं शामिल हैं। नागरिक समाज संगठनों की पहचान स्वैच्छिक भागीदारी, गैर लाभकारी प्रेरणा, बहुलवाद और जवाबदेही से होती है। वे सरकार और व्यावसायिक क्षेत्रों से स्वतंत्र रूप में कार्य करते हैं, हाशिए पर व्याप्त समूहों के अधिकारों की वकालत करते हैं और सामाजिक हित को बढ़ावा देते हैं। नागरिक समाज संगठनों के प्रमुख उदाहरणों में वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, ग्रीन पीस, डेनिश रिफ्यूजी काउंसिल, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स आदि शामिल हैं। अभिशासन में नागरिक समाज का महत्व क्या है? पारदर्शिता और जवाबदेहिता। मनरेगा जैसी सरकारी योजनाओं की निगरानी के लिए सामाजिक ऑडिट आयोजित किए जाते हैं, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित होती है। इसके अतिरिक्त लोगों को आरटीआई आवेदन दाखिल करने का अधिकार दिया जाता है, जिससे सार्वजनिक सूचना तक पहुंच को बढ़ावा मिलता है और जवाबदेहिता बढ़ती है। विकेंद्रीकरण को बढ़ावा। नागरिक समाज स्थानीय निर्णय लेने में सहयोग देकर विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देता है। यह पीआरआई और शहरी स्थानीय निकायों यूएलबी मजबूत करता है। ग्राम सभाओं और वार्ड समितियों में सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। निगरानीकर्ता के रूप में कार्य। नागरिक समाज सरकारी कार्यों पर नज़र रखता है और भ्रष्टाचार या देरी को उजागर करता है। अभियान, मीडिया, विविध कार्रवाई के माध्यम से यह महत्वपूर्ण मुद्दों को जनता के सामने लाता है और जवाबदेही की मांग करता है। विज्ञान और पर्यावरण केंद्र जैसे गैर सरकारी संगठन निगरानीकर्ता के रूप में कार्य करते हैं। ये सुनिश्चित करते हैं कि पर्यावरण नीतियाँ न केवल बनाई जाएं बल्कि उनका उचित ढंग से क्रियान्वयन किया जाए। नवाचार और भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। सिविल सोसाइटी नवाचार और भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। नागरिक समाज सेवा वितरण में सुधार के लिए सरकार और निजी क्षेत्र के बीच सहयोग करके नवाचार और भागीदारी को बढ़ावा देता है, जिससे स्वास्थ्य शिविर, स्कूल सुधार कार्यक्रम, स्वच्छता अभियान आदि। क्षमता निर्माण में निवेश। अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय जैसे संस्थान एनजीओ पेशेवरों के लिए विशेष पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं, जिसमें संगठनों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने, नेतृत्व करने के लिए उनकी क्षमताओं का निर्माण करने में मदद मिलती है। संचार और सहयोग को बढ़ावा। नीति आयोग द्वारा बनाया गया एनजीओ दर्पण पोर्टल सरकार और एनजीओ संगठनों, निजी क्षेत्र के बीच बेहतर संपर्क तथा सहयोग की सुविधा प्रदान करता है। स्वयं सेवा को प्रोत्साहित करना। राष्ट्रीय सेवा योजना जैसे मंच युवा भारतीयों को सार्वजनिक सेवाओं में शामिल होने के अवसर प्रदान करते हैं, जिससे नागरिक सहभागिता सुनिश्चित होती है। नागरिक भागीदारी को सुविधाजनक बनाना। जनाग्रह सेंटर फॉर सिटीजनशिप एंड डेमोक्रेसी जैसे
संगठन शहरी शासन परियोजनाओं में नागरिकों शामिल करते हैं और शहरों को अधिक रहने योग्य बनाते हैं और अधिक इंटरैक्टिव और भागीदारीपूर्ण शासन को बढ़ावा देते हैं। राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व में नागरिक समाज का यह योगदान है। संवेदनशीलता, जागोरी और स्वयं जैसे समूह महिला अधिकारों पर जागरूकता अभियान चलाते हैं और सामुदायिक स्तर पर राजनीतिक भागीदारी को बढ़ावा देते हैं। नेतृत्व प्रशिक्षण, सामाजिक विज्ञान संस्थाएं द्वारा महिला राजनीतिक सशक्तिकरण कार्यक्रम ने पंचायती राज में 15,000 से अधिक महिलाओं को प्रशिक्षित किया, जिससे उन्हें राज्य विधानसभाओं के नेतृत्व की भूमिका निभाने के लिए तैयार किया जा सके। स्वयं जैसे संगठन भी महिलाओं को राजनीतिक अधिकारों और प्रचार कौशल में प्रशिक्षित करते हैं। नीति, सामाजिक अनुसंधान केंद्र विधानमंडलों में महिलाओं के लिए अधिक सीटें सुनिश्चित करने हेतु महिला आरक्षण विधेयक जैसे सुधारों को आगे बढ़ाने में सक्रिय रहा है। अनुसंधान और दस्तावेजीकरण, प्राइड इंडिया और इसी तरह के समूह महिला प्रतिनिधित्व के लिए साक्ष्य आधारित वकालत का समर्थन करने के लिए आंकड़े एकत्र करते हैं और अनुसंधान प्रकाशित करते हैं। जमीनी स्तर पर लामबंदी सेवा मतलब स्वरोजगार महिला एसोसिएशन ग्रामीण महिलाओं को संगठित और सशक्त बनाने के लिए कार्य करता है, जिससे भविष्य में महिला नेताओं के लिए एक मजबूत आधार तैयार होता है। एनजीओ, विश्व बैंक द्वारा एनजीओ को गैर सरकारी संगठन को एक गैर लाभकारी संगठन के रूप परिभाषित किया गया है, जो समस्याओं को दूर करने, गरीबों के हितों को बढ़ावा देने, पर्यावरण की रक्षा करने, बुनियादी सामाजिक सेवाओं या सामुदायिक विकास करने के लिए गतिविधियों को आगे बढ़ाता है। भारत में एनजीओ संगठनों को विविध तौर पर तीन मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है। सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत पंजीकृत, ट्रस्ट भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1882 या संबंधित राज्य अधिनियम द्वारा शासित, और धारा 8 कंपनियां धर्मार्थ क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत धारा 8 में पंजीकृत। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत में 3.2 मिलियन लगभग एनजीओ हैं, जिनकी संख्या स्कूलों और स्वास्थ्य केंद्रों से अधिक है, जो महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है। एनजीओ संबंधित संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद 19(1)(c) में संघ बनाने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 43 ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी समितियों को बढ़ावा देता है। समवर्ती सूची में धर्मार्थ संस्थान, धर्मार्थ और धार्मिक संस्थाओं का उल्लेख है। एनजीओ की भूमिका और प्रभाव क्या है? कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन, जनता में निकटताकरण। एनजीओ सरकार और अंतिम उपयोगकर्ता के बीच एक कड़ी का कार्य करते हैं। इस प्रकार एनजीओ सरकारी कल्याण योजनाओं के क्रियान्वयन में मोटे तौर पर 3 भूमिकाएं निभाता है: कार्यान्वयनकर्ता, उत्प्रेरक और सहयोगी। जैसे गुजरात में सेवा नामक संगठन, जिसे स्वयं रोजगार महिला संगठन को कहते हैं। पर्यावरण संरक्षण, एनजीओ जागरूकता विस्तार, कानून का समर्थन, जमीनी स्तर पर कार्य करके पर्यावरण की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे WWF इंडिया जैव विविधता संरक्षण, वन शक्ति, वन एवं आर्द्रभूमि संरक्षण, सामाजिक समस्याओं का निपटान और मानवाधिकारों की रक्षा करना। एनजीओ के प्रयासों की बदौलत सरकार ने भ्रूण के लिंग निर्धारण को गैर कानूनी घोषित कर दिया, क्योंकि यह कन्या भ्रूण की गर्भपात जैसी बुराइयों को बढ़ावा देता है। उदाहरण के लिए कन्या भ्रूण हत्या से निपटने और गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीकी अधिनियम 1994 का समर्थन करने में सेंटर फॉर सोशल रिसर्च की भूमिका। आर्थिक वृद्धि और विकास प्रयासों में एनजीओ प्रमुख अभिकर्ता और सहयोगी के रूप में उभरे हैं। ये बुनियादी आवश्यकताओं और सुविधाओं को प्राप्त करने, चिंताओं को पहचानने, जागरूकता विस्तार में सहायता की अग्रिम पंक्ति में हैं। जैसे कि गूंज शहरी अपशिष्ट को
गूंज नामक एनजीओ शहरी अपशिष्ट को उपयोगी उत्पादों में पुनर्चक्रित करके ग्रामीण विकास और शहरी अपशिष्ट को संशोधित कर रहा है। उन क्षेत्रों में कार्य करना जहां सरकार प्रवेश हेतु अनिच्छुक है, जैसे कि जाति और LGBTQ+ विषय जिसके साथ कोई भी सरकार छेड़छाड़ नहीं करना चाहती, जैसे नाज फाउंडेशन, इंडियन लॉयर्स एसोसिएशन जैसे एनजीओ LGBTQ समुदाय के अधिकारों का समर्थन करने में विशिष्ट भूमिका निभाते हैं। जागरूकता का प्रचार प्रसार, वे नागरिकों को सरकारी योजनाओं, उनके विधिक अधिकारों के बारे में जानकारी देकर नागरिक जागरूकता विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इससे गरीब और हाशिए पर व्याप्त समुदाय को सशक्त बनाया जाता है, जिससे उन्हें अपने लिए निर्धारित अधिकारों तक पहुंचाने और उनका दावा करने में सक्षम बनाया जाता है। भारत में कार्यरत विभिन्न एनजीओ संबंधित केस स्टडी के हैं। शिक्षा प्रदान करना, केरल शास्त्र साहित्य परिषद ने जमीनी स्तर पर साक्षरता अभियान और सामाजिक लामबंदी के माध्यम से केरल में लगभग 100% साक्षरता प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे राज्य में शिक्षा सुलभ हो गई। गरीबों के हितों की रक्षा करना, मुंबई में युवा और स्पार्क जैसे एनजीओ ने जबरन झुग्गी झोपड़ी को ध्वस्त करने का विरोध किया तथा झुग्गी वासियों के लिए आवास परियोजनाएं, बुनियादी सेवाएं और नीतिगत समर्थन प्रदान करके जीवन स्थितियों में सुधार लाने का कार्य किया है। आपदा प्रबंधन, रैपिड रिस्पॉन्स जैसे एनजीओ ने 2024 की बाढ़ के दौरान असम और बिहार सहित अन्य स्थानों पर महत्वपूर्ण आपदा राहत प्रदान की तथा विस्थापित परिवारों के लिए आपातकालीन रसोई, स्वास्थ्य शिविर और आश्रय स्थल स्थापित किए। पर्यावरण प्रदूषण, विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र ने कठोर प्रदूषण नियंत्रण मानदंडों का समर्थन करने और नीतियों को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे मजबूत खाद्य सुरक्षा, औद्योगिक प्रदूषण मानकों के लिए 2025 का प्रस्ताव। स्वास्थ्य और जीवन की रक्षा, कोविड-19 के दौरान एड इंडिया ने स्वास्थ्य सुरक्षा और टीकाकरण जागरूकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी पहुंच का विस्तार किया। इसके समुदाय नेतृत्व वाले मॉडल को राज्य सरकारों द्वारा स्वास्थ्य पहलों के लिए सर्वोत्तम अभ्यास के रूप में मान्यता दी गई। एनजीओ संबंधित चुनौतियां क्या हैं? वैधता और जवाबदेहिता संबंधी चिंता। सीबीआई की रिपोर्ट 2015 के अनुसार प्रत्येक 600 भारतीय लोगों पर एक एनजीओ है। हालांकि भारत में एनजीओ में पारदर्शिता का अभाव है। केवल 10% एनजीओ ही वार्षिक आय और व्यय का विवरण दाखिल करते हैं। हजारों एनजीओ और स्वयंसेवी समूह सरकारी अनुदान प्राप्त करते हैं, लेकिन वे यह स्पष्ट नहीं करते कि इसका उपयोग किस प्रकार करते हैं। एक अध्ययन में इंटेलिजेंस ब्यूरो IB ने विदेशी वित्त पोषण एनजीओ पर परमाणु विरोधी और कोयला आधारित बिजली संयंत्रों के विरोध प्रदर्शन के साथ साथ विश्व भर में GMO विरोध प्रदर्शनों को वित्त पोषित करने का आरोप लगाया। उन पर पश्चिमी सरकारों के विदेश नीति हितों के लिए समाधान के साधन के रूप में कार्य करने का आरोप लगाया। कहा जाता है कि एनजीओ स्थानीय संगठनों के एक नेटवर्क के साथ मिलकर GDP वृद्धि में 2 से 3% तक कम कर रहे हैं। भ्रष्टाचार और वित्त का दुरुपयोग, सरकार और अंतर्राष्ट्रीय दानकर्ताओं ने अनुदान के रूप में प्राप्त धन और एनजीओ के संसाधनों से एकत्र धन के दुरुपयोग और गबन के गंभीर आरोप सामान्य बात है, जैसे कि एसोसिएशन ऑफ गोरल गाइड एंड सर्विस टू पुअर उड़ीसा का एनजीओ और आशा बाल मंदिर शिक्षा समिति जयपुर का पर भ्रष्टाचार आरोप है। कानूनी और विनियामक बाधाएं, विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम FCRA ने विदेशी धन प्राप्त करने का सख्त नियम और सीमाएं लगा दी हैं, जिससे कई एनजीओ की परिचालन क्षमता और वित्तपोषण स्थिरता पर व्यापक प्रभाव पड़ा है।
जैसे कि हाल ही में FCRA संशोधनों के तहत अनिवार्य एकल खाता निम्न प्रशासनिक व्यय है। ग्रामीण क्षेत्रों में असमानता। शहरी क्षेत्रों में NGO ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में अधिक विकसित है। ग्रामीण क्षेत्रों में NGO का पिछड़ापन, ग्रामीण लोगों के पिछड़ेपन और अज्ञानता तथा बुनियादी सुविधाओं के अभाव में इसके मध्य कार्य करने के लिए सामाजिक कार्यकर्ताओं की इच्छा की कमी के कारण है। युवाओं में स्वयं सेवा या सामाजिक कार्य का अभाव है। स्वयं सेवा कम होती जा रही है तथा प्रतिदिन अधिक व्यावसायिक होती जा रही है, जिससे सामाजिक कार्य में स्नातक हुए लोग व्यावसायिकता में अपना करियर बनाने में रुचि रखते हैं। वित्त की कमी। भारत में अधिकांश NGO बहुत कम बजट पर कार्य कर रहे हैं। सरकार के पास 100% अनुदान नहीं है। वह विभिन्न कार्यक्रमों के लिए अनुदान की मंजूरी में देरी करती है। NGO और सिविल सोसाइटी सार्वजनिक सेवा वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, खासकर हंसी पर व्याप्त समुदायों तक पहुंचने में। गूंज जैसे NGO ने क्लॉथ फॉर वर्क जैसी पहलों के माध्यम से वे दूर दराज के क्षेत्रों में आवश्यक सेवाएं प्रदान करते हैं। बेयरफुट कॉलेज द्वारा ग्रामीण महिलाओं को सौर इंजीनियरिंग के रूप में प्रशिक्षित करने जैसे अभिनव समाधान पेश करने की उनकी क्षमता स्थानीय आवश्यकताओं को प्रभावी ढंग से संबोधित करती है और निर्णय लेने में समुदायों को शामिल करके जैसे कि प्रथम नामक NGO के शैक्षिक कार्यक्रमों में देखा गया है कि ये संगठन सुनिश्चित करते हैं कि सेवाएं विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप हों। गैर सरकारी संगठनों को विनियमित करने हेतु किए जाने वाले सरकारी उपाय क्या हैं? FCRA अनुपालन आवश्यकताओं में वृद्धि। गृह मंत्रालय ने अनिवार्य किया है कि विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम FCRA के तहत पंजीकृत गैर सरकारी संगठनों को अब विदेशी धन का उपयोग करके बनाई गई चल और अचल दोनों प्रकार की संपत्तियों का विस्तृत विवरण देना होगा। विदेशी निधि उपयोग पर समय पर सीमा लागू करना। 7 अप्रैल 2025 तक सरकार ने FCRA के तहत पूर्व अनुमति प्राप्त करने के बाद गैर सरकारी संगठनों के लिए विदेशी धन प्राप्त करने के लिए 3 साल की सीमा निर्धारित की है, जिसमें इन निधियों का उपयोग करने के लिए 4 वर्ष की समय सीमा है। गैर अनुपालन के लिए FCRA लाइसेंस रद्द करना, जिसमें 5 वर्ष में गृह मंत्रालय के कानून के उल्लंघन के कारण 6,600 से अधिक NGO के FCRA पंजीकरण रद्द कर दिए हैं। उल्लेखनीय है कि 2024 में सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च सहित 5 NGO के पंजीकरण कथित FCRA उल्लंघन के लिए रद्द कर दिए गए। FCRA नवीनीकरण आवेदनों की अस्वीकृति। वर्ष 2025 में सरकार ने FCRA 2010 और इसके नियमों के अनुसार पात्रता मानदंडों को पूरा करने में विफल रहने के कारण 466 NGO के FCRA नवीनीकरण आवेदनों को अस्वीकार कर दिया। नीति आयोग को नोडल एजेंसी के रूप में नामित करना। नीति आयोग सरकारी वित्त पोषण चाहने वाले NGO के पंजीकरण और मान्यता के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करना जारी रखेगा, जिससे बेहतर समन्वय और निगरानी की सुविधा मिलेगी। NGO दर्पण पोर्टल। NGO दर्पण नीति आयोग द्वारा बनाया गया एक ई-गवर्नेंस प्लेटफॉर्म है जो NGO या VO और प्रमुख सरकारी नीतियों के बीच संवाद को सुगम बनाता है। यह पंजीकृत NGO का पारदर्शी डिजिटल डेटाबेस बनाए रखने में मदद करता है, जिससे व्यवस्थित सहयोग और सरकारी योजनाओं तक पहुंच संभव होती है। शुरू से योजना आयोग द्वारा प्रबंधित यह पोर्टल 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग के अधिकार क्षेत्र में है। विजय कुमार समिति ने सिफारिश की कि NGO से संबंधित जानकारी पारदर्शिता को बढ़ावा देने, हितधारकों के लिए पहुंच को आसान बनाने के लिए खोज योग्य डेटाबेस के रूप में उपलब्ध होना चाहिए। इसमें यह भी सुझाव दिया कि नीति आयोग को NGO और सरकार के बीच विभिन्न अंतरक्रियाओं की देखरेख के लिए नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया जाना चाहिए
ताकि बेहतर समन्वय और नियामक निगरानी सुनिश्चित हो सके। एनजीओ की भूमिका को मजबूत करना, नीतिगत भागीदारी, पर्यावरण नीतियों के निर्माण में गैर सरकारी संगठनों को उनकी ज़मीनी अनुभव का उपयोग करते हुए शामिल करें। क्षमता निर्माण करना, गैर सरकारी संगठनों को प्रशिक्षित करना, बेहतर कार्य के लिए उपकरण और ज्ञान प्रदान करना। वित्त पोषण सहायता, ग्रामीण वित्त पोषण सहायता, घरेलू और विदेशी निधियों तक पहुंच में सुधार कर लाभ प्रदान करना। सहयोग करना, गैर सरकारी संगठन, सरकार और निजी क्षेत्र के बीच संयुक्त प्रयासों को बढ़ावा देना। जन जागरूकता, गैर सरकारी संगठनों को लोगों को शामिल करने, पर्यावरण जागरूकता पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करें। आरटीआई और एनजीओ, ऐसा एक ऐतिहासिक निर्णय डीएवी कॉलेज ट्रस्ट एंड मैनेजमेंट सोसाइटी बनाम डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 2019 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि पर्याप्त सरकारी धन प्राप्त करने वाले एनजीओ आरटीआई अधिनियम 2005 के दायरे में आते हैं। आरटीआई अधिनियम के तहत सार्वजनिक प्राधिकरण, आरटीआई अधिनियम की धारा 2H के अनुसार एक सार्वजनिक प्राधिकरण में संविधान, संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी भी कानून या उपयुक्त सरकार द्वारा जारी अधिसूचना द्वारा स्थापित या गठित कोई भी प्राधिकरण, निकाय या स्वशासन की संस्था शामिल है। इसमें प्रत्येक गैर सरकारी संगठन भी शामिल है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए धन से वित्त पोषित होता है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि पर्याप्त वित्त पोषण का अर्थ है अनिवार्य रूप से बहुसंख्यक वित्त पोषण नहीं, अनिवार्य रूप में बहुसंख्यक वित्त पोषण नहीं है, यहाँ तक कि आंशिक लेकिन महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता जो किसी एनजीओ को अपने कार्य करने में सक्षम बनाती है, उसे आरटीआई अधिनियम के दायरे में लाया जा सकता है। एनजीओ को आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत लाने के लाभ क्या हैं? पारदर्शिता और जवाबदेहिता, सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्याख्या एनजीओ संचालन में पारदर्शिता और जवाबदेहिता को महत्वपूर्ण रूप में बढ़ाती है। नागरिकों का सूचना तक पहुंच, चूँकि गैर सरकारी संगठन सार्वजनिक धन प्राप्त करते हैं, इसलिए नागरिकों को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत इस बारे में जानकारी होनी चाहिए कि उन निधियों को कैसे खर्च किया जाता है। सामाजिक सेवा वितरण, एजेंट के रूप में एनजीओ की प्रभावशीलता, कई निकाय जैसे अस्पताल और शैक्षिक संस्थान जब सार्वजनिक प्राधिकरण आरटीआई अधिनियम की धारा 2H की श्रेणी में आएंगे, क्योंकि ये सरकारी स्वामित्व वाली संपत्ति पर स्थित है। एफसीआरए संशोधन 2020, एनजीओ के विदेशी वित्त पोषण संबंधी कठोर नियम लागू किए गए, जिसमें विदेशी निधियों के लिए अनिवार्य एसबीआई शाखा, सभी विदेशी अंशदान भारतीय स्टेट बैंक की नई दिल्ली की एक विशिष्ट शाखा में प्राप्त किए जाने चाहिए। इसका निहितार्थ है कि यह विदेशी दान के स्रोत और प्रवाह पर निगरानी रखने और उसे विनियमित करने के सरकार के उद्देश्य को दर्शाता है। विदेशी निधियों को पुनः हस्तांतरित पर प्रतिबंध, एनजीओ को प्राप्त एफसीआरए निधियों को किसी अन्य व्यक्ति या संगठन को हस्तांतरित करने पर प्रतिबंध है। इसका निहितार्थ है कि यह मध्यस्थ एनजीओ में विश्वास की कमी और वित्त डाइवर्जन के बारे में चिंताओं को इंगित करता है। प्रशासनिक व्यय सीमा में कमी, विदेशी निधियों से प्रशासनिक व्यय की सीमा 50% से घटकर 20% कर दी गई है। इसका निहितार्थ है कि परिचालन संबंधी लचीलापन सीमित हो जाता है, विशेष रूप से छोटे एनजीओ के लिए जो इस तरह के वित्त पोषण पर बहुत अधिक निर्भर रहते हैं। खातों को फ्रीज करने की सरकार की शक्ति, संशोधन सरकार को किसी एनजीओ के खाते को संक्षिप्त जांच के तहत रखकर विदेशी धन के उपयोग को रोकने का अधिकार देता है। इसका निहितार्थ है कि विवेकाधीन प्राधिकार प्रदान करना जो जांच के दौरान एनजीओ की स्वायत्तता को प्रभावित कर सकता है। पदाधिकारियों की अनिवार्य पहचान, एनजीओ के पदाधिकारियों के आधार विवरण उपलब्ध कराना, जैसे विदेशियों के लिए पासपोर्ट। निहितार्थ है इसका ये है कि विदेशी वित्त पोषण एनजीओ से जुड़े व्यक्तियों की निगरानी के लिए एक केंद्रीकृत डेटाबेस बनाया जाएगा, जिससे निगरानी और जवाबदेही बढ़ेगी।
दबाव समूह ऐसे व्यक्ति होते हैं जो स्वेच्छा से अपने साझा हितों की वकालत करने, उनकी रक्षा करने के लिए संगठित होते हैं। उनका उद्देश्य बाह्य दबाव डालकर अपने सदस्यों के पक्ष में जनमत और सरकारी नीतियों को प्रभावित करना होता है। ये समूह सरकारी नीति निर्माण और कार्यान्वयन को प्रभावित करने के लिए लॉबिंग, पत्राचार, याचिका, सार्वजनिक विवाद, विधायकों के साथ चर्चा सहित कानूनी और वैध तरीके का प्रयोग करते हैं। दबाव समूह के प्रकार में संस्थागत हित समूह। इन औपचारिक समूहों में सरकारी मशीनरी के भीतर कार्यरत पेशेवर शामिल होते हैं। वे संवैधानिक साधनों और स्थापित नियमों तथा विनियमों के अनुसार अपनी चिंताओं को व्यक्त करते हैं, जैसे भारतीय सिविल सेवा संघ, वन पेंशन का समर्थन करने वाले सशस्त्र बल और नीति को प्रभावित करने वाली संसदीय स्थायी समितियाँ। एसोसिएशनल हित समूह। ये विशेष समूह विशिष्ट हितों और सीमित लक्ष्यों की वकालत करने के लिए बनाए जाते हैं, जिसमें ट्रेड यूनियन, व्यापारियों और उद्योगपतियों के संगठन और तथा नागरिक समूह शामिल हैं। उदाहरण के लिए फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मतलब फिक्की, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन ऑफ कॉमर्स मतलब एटैक और नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया मतलब NSUI। एनोमिक हित समूह। ये समूह समाज में स्वतः स्फूर्त रूप में उभरते हैं। इनमें दंगे, प्रदर्शन, प्रत्यक्ष राजनीतिक जुड़ाव के अन्य समान रूप में शामिल होते हैं, जैसे कि CAA विरोध प्रदर्शन 2019-20 में, कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का विरोध प्रदर्शन 2020-21 और दिल्ली दंगे 2020 में। गैर सहयोगी हित समूह। अनौपचारिक संरचनाओं की विशेषज्ञता वाले ये समूह रिश्तेदारी, वंश, जाति, क्षेत्र, स्थिति और वर्ग के आधार पर हितों को सशक्त करते हैं, जैसे कि जाति समूह, भाषा समूह और अन्य समुदाय आधारित संघ शामिल हैं, जैसे आरक्षण के लिए जाट और पाटीदार आंदोलन, कर्नाटक में लिंगायत आंदोलन, गोरखालैंड आंदोलन जैसी भाषा आधारित मांगे। अनौपचारिक समूह शक्तिशाली क्यों हो रहे हैं? सोशल मीडिया की पहुंच है, उन पर संदेह फैलाना और समर्थन जुटाना आसान है। मीडिया की कवरेज जनता का ध्यान आकर्षित करता है और नेताओं पर दबाव डालता है। त्वरित कार्रवाई घटनाओं पर प्रतिक्रिया करने में अधिक लचीला और तीव्र है। उदाहरण के लिए इंडिया अगेंस्ट करप्शन 2011 में, जिसका नेतृत्व अन्ना हजारे ने किया, जिसके कारण जन लोकपाल विधेयक पर चर्चा हुई और आम आदमी पार्टी का गठन हुआ। सार्वजनिक नीति निर्माण में दबाव समूहों की भूमिका क्या है? जनता की मांगों का समर्थन। दबाव समूह अपने मतदाताओं की मांगों और ज़रूरतों को प्रभावी ढंग से व्यक्त करते हैं, खासकर तब जब इन मुद्दों का राजनीतिक महत्व नहीं होता है। जैसे भारतीय किसान यूनियन, पंजाब किसान यूनियन जैसे संगठनों ने 2024 में किसान विरोध प्रदर्शन के लिए किसानों के लिए MSP और पेंशन के विविध गारंटी की मांग की। सलाहकारी कार्य। सरकारें प्रायः वाणिज्यिक और आर्थिक प्रगति के महत्वपूर्ण नीतिगत मामलों पर दबाव समूहों की सलाह लेती है। द्विदिशात्मक संचार चैनलों के रूप में कार्य करते हैं। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन जैसे कि URGA यूनाइटेड रेजिडेंट जॉइंट एक्शन जैसे समूहों ने 2024 में प्रदूषण नियंत्रण उपायों, पर्यावरण नीतियों जैसे मुद्दों पर सरकारी निकायों को सलाह दी है। विधायी प्रक्रिया में दबाव समूह वांछित कानून एवं संशोधन को आकार देने के लिए विधायकों का सक्रिय रूप में समर्थन करते हैं। नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया जैसे संगठनों 2024 में विरोध प्रदर्शनों और मार्च के माध्यम से रोजगार गारंटी और राष्ट्रीय शिक्षा नीति जैसी शिक्षा नीतियों में सुधार के बारे में संसदीय चर्चा को प्रभावित करते हैं। नीति मूल्यांकन। दबाव समूह उन कानूनों, नियमों, निर्णयों और नीतियों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करते हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उनके हितों को प्रभावित करते हैं।
2021 में 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसान यूनियन और किसान उत्पादक संगठन द्वारा किया गया विरोध प्रदर्शन के परिणाम स्वरूप सरकार ने उन कानूनों को निरस्त कर दिया। जनमत निर्माण दबाव समूह सरकार को अप एड सामूहिक बैठकों, नारों, विरोध प्रदर्शन जैसे साधनों के माध्यम से प्रभावित करके जनमत को आकार देने में अग्रणी भूमिका निभाते हैं। यूनाइटेड रेजिडेंट्स एक्शन ज्वाइंट ने दिसंबर 2024 में दिल्ली एनसीआर के कठोर प्रदूषण नियंत्रण उपायों के लिए जनता का समर्थन जुटाने के लिए सार्वजनिक याचिकाओं, मीडिया अभियानों और प्रधानमंत्री कार्यालय से सीधी अपील करने का प्रयास किया। व्यावसायिक संगठन या किसान संगठन नीतियों को कैसे प्रभावित करते हैं? लॉबिंग द्वारा CII और फिक्की जैसे समूह व्यापार अनुकूल कानूनों और कर सुधारों के लिए लॉबिंग करते हैं। विशेषज्ञ सलाह नेस्कॉम IT और डिजिटल नीतियों पर तकनीकी इनपुट देता है। अनुसंधान एसोचैम नीतिगत परिवर्तनों के समर्थन हेतु अध्ययनों को वित्त पोषित करता है। सार्वजनिक अभियान जागरूकता अभियान चलाए, जैसे फिक्की द्वारा मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना। विरोध प्रदर्शन, रैलियां, धरना, भूख हड़ताल जैसे 2020-21 में कृषि कानून विरोध प्रदर्शन। चुनावी राजनीति चुनावों में उम्मीदवारों का समर्थन करना या उन्हें मैदान में उतारना। नीति समर्थन में विचारों को प्रभावित करने के लिए रिपोर्ट, लेख, शोध लिखना। दबाव समूह की कुछ सीमाएं भी हैं, इसमें सरकार पर अनुचित प्रभाव पड़ता है। बहुसंख्यकों पर दबाव शक्तिशाली और मुखर समूह अपने हितों के लिए लॉबिंग कर सकते हैं, जिससे संभावित रूप में बहुसंख्यकों की आवाज़ दब सकती है। जैसे कृषि कानूनों को निरस्त करने में मुखर अल्पसंख्यकों ने मूक बहुसंख्यकों को पीछे कर दिया, जैसे अनुसूचित जाति समिति अवलोकन। आंतरिक संघर्ष और पक्षपात हितों का टकराव समूहों के भीतर आंतरिक सत्ता संघर्ष या निहित स्वार्थ उन मुद्दों को कमज़ोर कर सकते हैं जिसका वे प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया ने नीट UG 2024 की परीक्षा में कथित अभियुक्तताओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। परिवर्तन और संरचनात्मक प्रतिरोध ट्रेड यूनियन रूढ़िवादिता यूनियन कभी कभी संरचनात्मक नीतियों का समर्थन करती है। यह आवश्यक सुधारों का विरोध करती है जिससे आर्थिक प्रगति में बाधा उत्पन्न होती है। जैसे कंटेंट क्रिएटर और नागरिक समूहों की तीखी प्रतिक्रिया के बाद सरकार ने ब्रॉडकास्ट बिल 2024 पास किया। विदेशी हस्तक्षेप और सुरक्षा चिंताएं बाह्य हस्तक्षेप में विदेशी प्रभाव के प्रति संवेदनशील समूह राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। जैसे 2024 में 600 से अधिक वकीलों ने मार्च 2024 में CGI को न्यायपालिका पर दबाव डालने वाले विदेशी प्रभावित समूहों के बारे में चेतावनी दी। भारत में दबाव समूहों की भूमिका को मजबूत करने की दिशा में क्या प्रयास है? कानूनी मान्यता और विनियमन भारत में दबाव समूहों को वर्तमान में औपचारिक कानूनी दर्जा प्राप्त नहीं है जो उनकी जवाबदेही और प्रभावशीलता को प्रभावित करता है। इन समूहों को औपचारिक रूप में मान्यता देने और विनियमित करने के लिए एक ढांचा विकसित किया जाना चाहिए। जिस तरह से अमेरिका और ब्रिटेन में लॉबिंग को विनियमित किया जाता है ताकि उनके संचालन में पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके। आचार संहिता और पारदर्शिता दबाव समूह को आचार संहिता का पालन करना चाहिए। उन्हें अपने वित्त पोषण और लॉबिंग गतिविधियों के स्रोतों का खुलासा करना चाहिए। उदाहरण के लिए दूरसंचार और फार्मास्यूटिकल जैसे क्षेत्रों में कॉरपोरेट लॉबिंग प्रायः पर्दे के पीछे नीति को प्रभावित करती है। पारदर्शिता से जनता का विश्वास बढ़ सकता है। नीति निर्माण में संस्थागत स्थान संसदीय नीतियों और वित्त मंचों में दबाव समूहों को औपचारिक सलाहकार की भूमिका दी जानी चाहिए। जैसे कृषि नीतियों या MSP से संबंधित निर्णयों के निर्माण के दौरान किसान संघों से सुझाव लिए जा सकते हैं। सहभागिता के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग सरकारें, हित समूह
और नागरिक समाज संगठनों से फीडबैक एकत्र करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग कर सकती हैं। माई गॉव प्लेटफॉर्म एक दिशा में एक कदम है, लेकिन मंत्रालयों के साथ इसके व्यापक उपयोग और एकीकरण की आवश्यकता है। स्वयं सहायता समूह राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अनुसार स्वयं सहायता समूह ऐसे लोगों का समूह है जो अपनी बचत को एक सामान्य कोष में जमा करते हैं, नियमित रूप में मिलते हैं और उस कोष का उपयोग पारस्परिक लाभ के लिए करते हैं, जिससे वित्तीय समावेशन और सामूहिक कार्यवाही को बढ़ावा मिलता है। भारत में स्वयं सहायता समूह की शुरुआत गरीबी दूर करने, हाशिए पर व्याप्त समुदायों, विशेषकर महिलाओं को सशक्त करने के लिए जमीनी स्तर पर प्रयास के रूप में हुई है। 1980 के दशक में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मतलब नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई। इसकी अवधारणा को गति मिली, जिसके बाद 1992 में SHG बैंक लिंकेज कार्यक्रम शुरू किया गया। माई राधा मैसूर पुनर्वास और विकास एजेंसी माई राधा और प्रधान विकास कार्य के लिए व्यावसायिक सहायता जैसे संगठनों ने सामूहिक कार्यवाही और स्वयं सहायता की क्षमता को पहचानते हुए सेल्फ हेल्प ग्रुप मॉडल को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नाबार्ड की 2023 की स्थिति रिपोर्ट के अनुसार 12 मिलियन से अधिक सेल्फ हेल्प ग्रुप अब इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं, जो 130 मिलियन से अधिक परिवारों को कवर करते हैं। सरकारी मान्यता 1990 के दशक से वर्तमान तक सरकार ने स्वर्ण जयंती, ग्राम स्वरोजगार योजना और DAY NLRM जैसी योजनाओं के माध्यम से सेल्फ हेल्प ग्रुप आंदोलन को बढ़ावा दिया, जिससे उनकी पहुंच और प्रभाव का विस्तार हुआ है। वित्तीय समावेशन मिशन यह सुनिश्चित करता है कि वित्तीय सेवाएं स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से ग्रामीण गरीबों तक पहुँचें। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? लखपति दीदी पहल भारत सरकार द्वारा शुरू की गई इस पहल का उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को वार्षिक 1 लाख रुपए प्रति माह 10,000 रुपये की स्थायी आय अर्जित करने के लिए सशक्त बनाना है। अगस्त 2024 तक 1 करोड़ से ज़्यादा महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। इस संख्या में 3 करोड़ तक पहुंचाने का लक्ष्य है। यह विविध आजीविका के लिए सरकारी योजनाओं, वित्तीय पहुंच और बाजार संपर्कों के अभिसरण को सुनिश्चित करता है। नमो ड्रोन दीदी केंद्रीय बजट 2024-25 में घोषित नमो ड्रोन दीदी योजना कृषि में ड्रोन को एकीकृत करके महिलाओं के नेतृत्व वाले सेल्फ हेल्प ग्रुप को सशक्त बनाती है, जिसके तहत 2025 तक 15,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए 1261 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। यह कई सरकारी विभागों का एक सहयोगात्मक प्रयास है। हरियाणा 500 स्वयं सहायता समूहों को 5,000 महिलाओं को प्रशिक्षण दे रहा है तथा IIT मंडी और IIT गुवाहाटी ने इस पहल को सहयोग देने के लिए ड्रोन पायलट प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए हैं। विकासात्मक गतिविधियों में स्वयं सहायता समूह क्या भूमिका है? वित्तीय समावेशन सेल्फ हेल्प ग्रुप ग्रामीण गरीबों खासकर महिलाओं के लिए ऋण और बचत तक आसान पहुंच प्रदान करते हैं। जैसे DAY NLRM के तहत 10 करोड़ से अधिक महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप में शामिल किया गया। महिला सशक्तिकरण स्वयं सहायता समूह की भागीदारी में महिलाओं को आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। लखपति दीदी पहल का उद्देश्य 2 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को वार्षिक 1 लाख रुपए कमाने में सशक्त बनाना है। गुजरात में सेवा जैसे NGO समूहों ने दिखाया है कि कैसे महिलाएं अपने घरों और समुदायों में अधिक सक्रिय हो जाती हैं। आजीविका सृजन स्वयं सहायता समूह कौशल प्रशिक्षण का समर्थन करते हैं और सूक्ष्म उद्योगों को बढ़ावा देते हैं। उदाहरण के लिए DAY NRM के तहत कई स्वयं सहायता समूहों ने कृषि व्यवसाय और हस्तशिल्प शुरू किया है। सामाजिक सामंजस्य सेल्फ हेल्प ग्रुप एकता और स्थानीय नेतृत्व का निर्माण करते हैं, सामूहिक समस्या समाधान को प्रोत्साहित करते हैं,
कोविड-19 के दौरान सेल्फ हेल्प ग्रुप ने उड़ीसा और बिहार जैसे राज्यों में मास्क बनाने, सामुदायिक रसोई चलाने का कार्य किया। ग्रामीण विकास, स्वयं सहायता समूह छोटे व्यवसायों को समर्थन देकर धन प्रबंधन कौशल में सुधार करके अधिक लोगों को आर्थिक गतिविधियों में शामिल करके ग्रामीण गरीबी को कम करने में मदद करते हैं। गरीबी की कमी, स्वयं सहायता समूह परिवारों को गरीबी से बाहर निकालने में मदद करते हैं। जैसे बिहार की जीविका में 6 लाख परिवारों के जीवन में सुधार किया। संपत्ति निर्माण और आय सुरक्षा, सेल्फ हेल्प ग्रुप स्वयं सदस्यों को पैसे बचाने और छोटे ऋण प्राप्त करने में मदद करते हैं। इनसे वे गाय, मुर्गी पालन, खेती जैसे के औजार जैसी चीज़ें खरीद सकते हैं। कौशल विकास, सेल्फ हेल्प ग्रुप धन प्रबंधन, रिकॉर्ड रखने, निर्णय लेने का प्रशिक्षण देता है। जैसे कि NRLM सेल्फ हेल्प ग्रुप महिलाओं को छोटे व्यवसायों को अच्छी तरह से चलाने के लिए प्रशिक्षित करता है। स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किए गए क्या प्रयास हैं? इसमें तमिलनाडु सरकार ने बैंकों के माध्यम से सूक्ष्म वित्त उपलब्ध कराने के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज कार्यक्रम शुरू किया है। तमिलनाडु के महालिर थिट्टम जैसे कार्यक्रम के तहत महिलाओं को स्वास्थ्य और पोषण का प्रशिक्षण भी दिया जाता है, जिससे उन्हें अपने परिवारों के लिए बेहतर विकल्प चुनने में मदद मिलती है। आय में सुधार के साथ महिलाओं अपने बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा में अधिक निवेश करती हैं। महिलाएं स्वयं सहायता समूहों का सूक्ष्म वित्त, गरीबी, कुपोषण और लैंगिक असमानता से निपटने का बेहतर समाधान है। नाबार्ड द्वारा 1992 में शुरू किया गया स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को ऋण और बचत सेवाएं प्रदान करने के लिए बैंकों से जोड़ता है। नाबार्ड स्वयं सहायता समूह को प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कौशल विकास के माध्यम से सहायता प्रदान करता है। यह पिछड़े और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में महिला स्वयं सहायता समूहों योजनाओं को भी लागू करता है। 500 करोड़ का महिला स्वयं सहायता समूह विकास कोष भी बनाया गया है। इसका प्रबंधन नाबार्ड द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय महिला कोष उन संस्थाओं को ऋण प्रदान करता है जो स्वयं सहायता समूहों को ऋण देती हैं। स्वयं सहायता समूह की चुनौतियाँ क्या हैं? खराब बुनियादी ढांचा, इसमें अधिकांश सेल्फ हेल्प ग्रुप ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में हैं जहाँ सड़क या रेल सुविधाएं तक पहुँच नहीं है। बिजली एक मुद्दा बनी हुई है, जैसे कि बिहार और यूपी में कनेक्टिविटी की कमी में सेल्फ हेल्प ग्रुप के विस्तार करने और बाजारों तक कुशलता से पहुँचने की क्षमता में बाधा उत्पन्न की है। प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण का अभाव, अधिकांश सेल्फ हेल्प ग्रुप स्वयं ही कार्य करते हैं। उन्हें पेशेवर विकास या क्षमता निर्माण के मामले में सरकार से कोई सहायता नहीं मिलती है। जिससे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM ने इन समस्याओं को हल करने का प्रयास किया, लेकिन कार्यान्वयन असमान बना हुआ है, खासकर कम विकसित राज्यों में। राजनीतिकरण, स्वयं सहायता समूहों में राजनीतिक संबद्धता और हस्तक्षेप प्रमुख मुद्दा बन गए हैं। कोई सुरक्षा नहीं है। सेल्फ हेल्प ग्रुप सदस्यों के साझा भरोसे और विश्वास पर निर्भर करते हैं। स्वयं समूहों की अनौपचारिक प्रकृति के कारण सदस्यों की जमा राशियों का बीमा नहीं होता है तथा उन्हें वित्तीय जोखिमों से बचाने के लिए कोई तंत्र नहीं है। सामाजिक सांस्कृतिक बाधाएं, ग्रामीण भारत में स्वयं सहायता समूहों को वैश्विक असमानता, जातिगत भेदभाव, निरक्षरता और पारंपरिक मान्यताएं जैसी कई सामाजिक सांस्कृतिक बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जो महिलाओं की भागीदारी को सीमित करता है। यूपी में महिलाओं को शुरू में प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन जागरूकता अभियानों के माध्यम से उन बाधाओं को तोड़ दिया। तमिलनाडु में स्वयं सहायता समूहों को जातिगत भेदभाव के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। राजस्थान में स्वयं सहायता समूहों के लिए निरक्षरता एक महत्वपूर्ण चुनौती है। स्वयं सहायता समूहों को प्रभावी बनाने के उपाय क्या हैं? सरकार को एक सुविधाकर्ता और प्रवर्तक के रूप में कार्य करने के लिए स्वयं सहायता समूहों के आंदोलन के विकास और उन्हें वृद्धि के लिए अनुकूल माहौल बनाना चाहिए।
जैसे कि बांग्लादेश द्वारा ग्रामीण बैंक मॉडल एक बेहतरीन उदाहरण है, जहाँ सरकार ने सूक्ष्म वित्त संस्थानों के लिए अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र बनाने में सक्रिय भूमिका निभाई। मध्य प्रदेश, राजस्थान, पूर्वोत्तर राज्यों जैसे ऋण की कमी वाले क्षेत्रों में एनजीओ की सेल्फ हेल्प ग्रुप की संख्या में वृद्धि करना, जैसे केन्या में ग्रामीण क्षेत्रों में सेल्फ हेल्प ग्रुप, जिन्हें चामा भी कहा जाता है, ने सफलतापूर्वक ऋण और बचत तक पहुंच का विस्तार किया, जिससे ग्रामीण महिलाओं के समक्ष आने वाली वित्तीय समस्याओं में कमी आई है। वित्तीय अवसंरचना में तेजी से विस्तार के साथ साथ व्यापक आईटी सक्षम कनेक्टिविटी और क्षमता निर्माण पहलों पर ध्यान केंद्रित करें। एक अलग सेल्फ हेल्प ग्रुप निगरानी सेल बनाना चाहिए जो मात्रात्मक गुणात्मक दोनों तरह के डेटा एकत्र करे। आंध्र प्रदेश में ग्रामीण गरीबी उन्मूलन सोसाइटी की प्रगति और सेल्फ हेल्प ग्रुप की प्रगति और परिणामों पर नज़र रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। सेल्फ हेल्प ग्रुप गतिविधियों की निगरानी मूल्यांकन के लिए SERP ने मजबूत सूचना और संचार प्रौद्योगिकी प्रणाली लागू की है। ये प्लेटफॉर्म सेल्फ हेल्प ग्रुप के क्रेडिट और लेन देन इतिहास के बारे में विस्तृत जानकारी नेटवर्क करते हैं, जिससे बेहतर ग्रेडिंग, क्रेडिट लिंकेज और समग्र प्रबंधन संभव हो पाता है। शहरी या अर्धशहरी क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूहों के विस्तार को देखते हुए उनकी आय उत्पन्न करने की क्षमता बढ़ाने के प्रयास किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए ब्राज़ील सरकार की बोल्सा फैमिलिया कार्यक्रम, जिसका उद्देश्य नगद हस्तांतरण प्रदान करके गरीबी को कम करना, वे शहरी झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों के बीच वित्तीय समावेशन और उद्यमशीलता के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए शहरी सेल्फ हेल्प ग्रुप की अवधारणा को शामिल किया है। नाबार्ड की ई-शक्ति परियोजना, ई-शक्ति या सेल्फ हेल्प ग्रुप डिजिटलीकरण नाबार्ड के सूक्ष्म ऋण और नवप्रवर्तन विभाग की एक परियोजना है। इस परियोजना का उद्देश्य सभी स्वयं सहायता समूहों खातों का डिजिटलीकरण करना। इस पहल का उद्देश्य सेल्फ हेल्प ग्रुप सदस्यों को वित्तीय समावेशन के दायरे में लाना, जिससे उनकी वित्तीय सेवाओं की व्यापक रेंज तक पहुंच मिल सके। इसके अतिरिक्त उद्देश्य उचित डिजिटल दस्तावेजीकरण और रिकॉर्ड कीपिंग सुनिश्चित करके ऋण मूल्यांकन और लिंकेज में बैंकों की सुविधा को बढ़ाना। भारत में स्वयं सहायता समूहों के सफल उदाहरण में कुदुम्बश्री केरल का विश्व के सबसे बड़े सेल्फ हेल्प ग्रुप नेटवर्क में से एक है, जो सूक्ष्म वित्त और आजीविका गतिविधियों के माध्यम से गरीबी उन्मूलन, महिला सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित करता है। महिला आर्थिक विकास मॉडल महाराष्ट्र राज्य एक संचालित पहल है, जिसमें 65,000 से अधिक सेल्फ हेल्प ग्रुप का गठन किया है, जो ग्रामीण महिलाओं को ऋण, प्रशिक्षण, उद्यमिता के अवसर पहुंचने में मदद करता है। सेवा बैंक स्वरोजगार महिला संघ, गुजरात में स्वरोजगार महिला संघ द्वारा शुरू किए गए सेवा बैंक एक स्वयं सहायता समूह है जो सूक्ष्म ऋण, स्वास्थ्य बीमा, कौशल विकास प्रदान करता है, जिससे महिलाओं को वित्तीय स्वतंत्रता बढ़ती है। धर्मपुरी स्वयं सहायता समूह, तमिलनाडु। धर्मपुरी जिले में स्वयं सहायता समूहों ने हजारों ग्रामीण महिलाओं को जीविका खेती में डेयरी फार्मिंग और परिधान निर्माण जैसे छोटे व्यवसाय की देरी बढ़ाने में मदद की है। जीविका बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसाइटी, विश्व बैंक द्वारा समर्थित जीविका ने लाखों महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से संगठित किया है, जिससे भारत में सबसे गरीब राज्यों में से एक में स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका तक पहुंच में सुधार हुआ है। भारत में सहकारिताएं अंतर्राष्ट्रीय सहकारी संगठन के अनुसार सरकारी समिति, व्यक्तियों तक स्वायत्त संगठन जो संयुक्त स्वामित्व वाले और लोकतांत्रिक रूप से नियंत्रित उद्यम के माध्यम से अपनी आम आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आवश्यकताओं तथा आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए स्वेच्छा से एकजुट होते हैं। भारत में सहकारिता का इतिहास क्या है? इस भारत में सहकारी आंदोलन से की जड़ें कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों में जो किसानों के समक्ष आने वाली समस्याओं
जैसे ऋण तक सीमित पहुंच के समाधान के रूप में उभरा है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 19वीं सदी के अंत में ग्रामीण ऋणग्रस्तता की समस्या, जिसके परिणामस्वरूप किसानों की स्थिति ने चिट फंड और सहकारी समितियों के लिए माहौल तैयार किया है। किसान सहकारी आंदोलन ऋण, इनपुट आपूर्ति और कृषि उत्पाद विपणन जैसी आम समस्याओं को हल करने के लिए अपने सीमित संसाधनों को एकत्र करने के लिए एक उपकरण के रूप में देखते हैं। विधायी ढांचा 1904 और 1912 के सहकारी ऋण समिति अधिनियम 1919 में संवैधानिक सुधार और ब्रिटिश शासन के दौरान विभिन्न समितियों जैसे कि कृषि पर रॉयल आयोग 1928 और सहकारी योजना पर समिति 1945 की सिफारिश ने भारत में सहकारी समितियों के संगठनात्मक ढांचे को आकार देने में बहुत योगदान दिया। राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2002 का उद्देश्य ग्रामीण विकास को मजबूत करने, कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने के लिए स्वैच्छिक, लोकतांत्रिक, पेशेवर सहकारी समिति को बढ़ावा देना। इसका उद्देश्य जन संस्था के रूप में सहकारी समितियों को बढ़ावा देना। इसका उद्देश्य स्वायत्त लोकतांत्रिक सहकारी समितियों को जन आधारित संस्थाओं के रूप में बढ़ावा देना, जो आर्थिक और सामाजिक विकास के साधन के रूप में कार्य करती। अधिक स्वायत्तता और निम्न सरकारी नियंत्रण, यह सहकारी समितियों के कामकाज में सरकारी हस्तक्षेप को कम करने और उन्हें लोकतांत्रिक प्रबंधन और व्यावसायिकता को मजबूत करने पर जोर देता है। समावेशी विकास, यह सहकारी समितियों को महिलाओं और हाशिए पर व्याप्त समूहों सहित समाज के कमजोर वर्गों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करता है, ताकि सहकारी गतिविधियों में उसकी भागीदारी और सुलभ लाभ सुनिश्चित हो सके। सहकारिता और संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद 19 में कहा गया है कि सहकारी समितियां बनाने का अधिकार एक मूल अधिकार है। संविधान का 97वां संशोधन अधिनियम 2011 भारत संविधान में भाग 3 में यूनियन शब्द के बाद सहकारी समिति शब्द जोड़ा गया। भाग 4A में एक नया अनुच्छेद 43B जोड़ा गया है, जिसमें कहा गया कि राज्य सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कार्यप्रणाली, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। संविधान के भाग 9A में राज्य बनाम केंद्र की भूमिका को समायोजित करने के लिए भाग 9B को शामिल किया गया। भारत के विकास में सहकारी क्षेत्र का योगदान, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना। सहकारी समिति लगभग 97% भारतीय गांवों को कवर करती हैं। लगभग 19% कृषि ऋण सहकारी समितियों द्वारा वितरण किए जाते हैं। पैमाने की अर्थव्यवस्था में सहकारी क्षेत्र पैमाने की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में सक्षम रहा है। भारत का सहकारी नेटवर्क, जो विश्व में सबसे बड़ा वैश्विक स्तर पर 30 लाख सहकारी समितियों में से लगभग 30% का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे कि डेयरी क्षेत्र में लगभग 60 लाख सदस्यों के साथ 45,000 से अधिक सहकारी समितियां हैं। समावेशी विकास, सहकारी क्षेत्र आर्थिक शक्ति संचयन की रोकथाम में सहायक रहा है और उत्पादक पूंजी के स्वामित्व में व्यापक विवरण का प्रावधान करता है। जैसे भारत में सहकारी क्षेत्र में 2030 तक 5.5 करोड़ प्रत्यक्ष रोजगार और 5.6 करोड़ स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने की क्षमता है। उर्वरक क्षेत्र, भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड 40,000 से अधिक सहकारी समितियों का एक सहकारी संगठन है। अपने विशाल नेटवर्क के साथ 5.5 करोड़ से अधिक किसानों तक पहुंच में सक्षम है। जैविक खेती को बढ़ावा, सिद्धिलिंगी जैविक किसान संघ एक सहकारी संस्था है जो जैविक खेती और रागी, बाजरा आदि के संवर्धन में लगी हुई है। ये किसानों की आय में सुधार कर रही है, क्योंकि उन्हें उपज के लिए बाजार मूल्य में 2 से 3 रुपए प्रति किलोग्राम अधिक भुगतान किया जा रहा है। क्या आप जानते हैं कि भारत ने नवंबर 2024 में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय सहकारी संगठन के वैश्विक सहकारी सम्मेलन की मेजबानी की है?
सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 का शुभारंभ किया। भारत में सहकारी समितियों की सफलता की कहानी देखें तो अमूल डेयरी सहकारी आंदोलन। अमूल ने भारत में डेयरी सहकारी आंदोलन की शुरुआत एक शीर्ष सहकारी संगठन गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ लिमिटेड के गठन से की, जिसका संयुक्त स्वामित्व गुजरात के लगभग 2.2 मिलियन दूध उत्पादकों के पास है। गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ लिमिटेड के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर वर्गीस कुरियन अमूल की सफलता के पीछे के व्यक्ति हैं। अमूल ने भारत में श्वेत क्रांति को बढ़ावा दिया, जिसने भारत को दुनिया में सबसे बड़े दूध उत्पादकों में से एक बना दिया। श्री महिला गृह उद्योग लिज्जड़ पापड़। श्री महिला गृह उद्योग, जिसे लिज्जड़ पापड़ कहते हैं, श्री महिला गृह उद्योग लिज्जड़ पापड़, जिसकी स्थापना 1959 में मुंबई में 7 महिलाओं द्वारा मात्र 80 रुपये की प्रारंभिक पूंजी से की गई थी, स्वरोजगार के माध्यम से महिला सशक्तिकरण का एक उल्लेखनीय उदाहरण है। सहकारी समिति में पूरे भारत में 45,000 से अधिक महिला सदस्य शामिल हो चुकी हैं। इसकी प्रमुख रणनीतियों में सामूहिक स्वामित्व शामिल है, जहां प्रत्येक सदस्य सहस्वामी होता है। मध्यम और निम्न आय वर्ग के लिए सशक्त समर्थ सुनिश्चित करने के लिए लागत प्लस मूल्यांकन निर्धारित करना, गुणवत्ता नियंत्रण और पारदर्शिता पर सख्त ध्यान देना। उद्यम ने पापड़ से आगे बढ़कर खाखरा, मसाला, डिटर्जेंट में शामिल करके अपने उत्पाद लाइन में विविधता लाई है। दशकों से लिज्जड़ पापड़ ने ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा देते हैं, महिलाओं को स्थिर आजीविका और सम्मान की भावना प्रदान करके उन्हें सशक्त करने में एक परिवर्तनकारी भूमिका निभाई है। सहकारी क्षेत्र संबंधी चुनौतियां क्या हैं? क्षेत्रीय असंतुलन। देश के पश्चिमी और दक्षिणी भागों में सहकारी क्षेत्र पूर्वी क्षेत्रों जैसे पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार, उत्तर पूर्वी क्षेत्रों की तुलना में अधिक विकसित हैं। जैसे गुजरात का अमूल मॉडल ओडिशा, बिहार की अविकसित डेयरी सहकारी समितियों से बिल्कुल भिन्न है। समय पर चुनाव ना होना। सहकारी समितियों को शासी निकाय के लिए समय पर चुनाव ना होने की समस्या का सामना करना पड़ता है। प्राय ये चुनाव उम्मीदवारों की धन शक्ति से प्रभावित हैं। जैसे 2013 में सुप्रीम कोर्ट थलापलाम सर्विसेज कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड बनाम केरल राज्य वाद में सुप्रीम कोर्ट ने 97 संविधान संशोधन के बाद नियमित चुनावों की आवश्यकता पर बल दिया। सहकारी बैंक का दोहरा विनियमन। सहकारी बैंक आरबीआई और राज्य सरकार के दोहरे विनियमन के अधीन है, जिससे उनकी जवाबदेही कम हो जाती है। उदाहरण के लिए पीएमसी बैंक संकट 2019 ने दोहरे विनियमन की खामियों को उजागर किया, जहां आरबीआई और महाराष्ट्र सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार के बीच खराब समन्वय के कारण कार्रवाई में देरी हुई है। दोषपूर्ण प्रबंधन। सहकारी ऋण प्रणाली की आलोचना की गई क्योंकि इसका अधिकांश नियंत्रण जमींदारों और बड़े किसानों के हाथ में है। नतीजतन छोटे और मध्यम आकार किसानों और हाशिए पर व्याप्त वर्गों को उनका उचित हिस्सा नहीं मिल पाता है। उन्हें सहकारी समितियों में भी मदद नहीं मिलती है। राजनीतिक हस्तक्षेप। सुजाता पटेल, डैनियल थार्नर जैसी समाजशास्त्रियों के अनुसार सहकारी आंदोलन के विकास में राजनीतिक हस्तक्षेप एक बड़ी बाधा है। ग्रामीण भारत में सहकारी समिति राजनीति का एक अड्डा बन चुकी है। लाभार्थियों का चयन प्राय राजनीतिक कारणों के आधार पर किया जाता है। कृषि सहकारी समितियों संबंधी मुद्दे में मांग की उपेक्षा। सहकारी समितियां किसानों की वास्तविक मांग की अनदेखी करते हुए ऋण की आपूर्ति को प्राथमिकता देती हैं। ऋण तक सीमित। अधिकांश प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां केवल ऋण सेवाएं ही प्रदान करती हैं, वास्तविक बहुउद्देशीय निकाय बनाने में असफल रहे हैं।
सरकार द्वारा किए गए क्या प्रयास। राष्ट्रीय सहकारी नीति 2025 का मसौदा। सहकारिता मंत्रालय ने राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 का मसौदा तैयार किया, जिसका उद्देश्य सहकारी क्षेत्र के व्यवस्थित और समग्र विकास को सुगम बनाना। यह नीति ग्रामीण आर्थिक विकास में तेजी लाने पर केंद्रित है, जिसमें महिला और युवाओं की भागीदारी पर जोर दिया है। सहकारिता मंत्रालय, इस मंत्रालय की स्थापना सरकार से समृद्धि के दृष्टिकोण सहकार से समृद्धि के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए की गई है। बैंकिंग विनियमन अधिनियम 2020, ये आरबीआई के सहकारी बैंकों के बोर्डों को अधिक्रमित करने की शक्ति देता है। सहकारी बैंकों को इक्विटी या वरीयता शेयरों के सार्वजनिक निर्गम और निजी प्लेसमेंट के माध्यम से वित्त एकत्रण की अनुमति देता है। नाफेड की स्थापना राज्यों के विपणन सहकारी समितियों को उनके विपणन व्यवसाय को विकसित करने और उन अपने सदस्यों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने में सहायता करने के लिए की गई थी। एनसीडीसी, राष्ट्रीय सहकारी विकास सहयोग की स्थापना सहकारी चीनी, सहकारी कताई, सहकारी बुनाई मिलों में शेयर पूंजी, ऋण और सब्सिडी के रूप में विपणन, प्रसंस्करण, भंडारण, अभ्यास की योजनाओं की सहायता के लिए की गई। पीएसीएस का कंप्यूटरीकरण। मंत्रिमंडल ने पारदर्शिता और दक्षता, विश्वसनीयता में सुधार और पैक्स को पंचायत स्तर पर नोडल वितरण सेवा बनाने में मदद के लिए 63,000 कार्यात्मक प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के कंप्यूटरीकरण को मंजूरी दी है। जेम प्लेटफॉर्म पर सहकारी समितियां। कैबिनेट ने सरकारी प्लेटफॉर्म ई मार्केट प्लेस पर सहकारी समितियों की खरीदारी के रूप में पंजीकृत करने की मंजूरी दी है। बहुराज्य सहकारी समितियां संशोधन विधेयक 2022 बहुराज्य सहकारी समितियों में शासन को मजबूत करने, पारदर्शिता बढ़ाने, जवाबदेही बढ़ाने और चुनावी प्रक्रिया में सुधार आदि के उद्देश्य से बहुराज्य सहकारी समितियां संशोधन 2002 में संशोधन के लिए संसद विधेयक पेश किया गया। केंद्रीय बजट 2025-26 प्रमुख पहलों के माध्यम से भारत में सहकारी समिति क्षेत्र को मजबूत करता है। पीएम धन धान्य कृषि योजना फसल विविधता, भंडारण, ऋण और सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए 100 कम उपज वाले जिलों को लक्षित करता है, जिससे 1.7 करोड़ किसानों को लाभ होता है। ग्रामीण समृद्धि कार्यक्रम महिलाओं, युवा और छोटे किसानों पर ध्यान केंद्रित करते हुए कौशल, तकनीकी और ग्रामीण उद्यमों को समर्थन देता है। दलहन मिशन का उद्देश्य नाफेड द्वारा खरीद के माध्यम से तुअर, उड़द, मसूर में आत्मनिर्भरता प्रदान करता है। केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड ऋण सीमा बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई। एमएसएमई सहायता 5 लाख SC/ST महिलाओं उद्यमियों के लिए ऋण शामिल है। नंदिनी सहकार योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय सहकार विकास निगम लिमिटेड के तहत वित्तीय सहायता, परियोजना निर्माण, क्षमता विकास प्रदर्शन करके महिला सहकारी समितियों का समर्थन करना। मुख्य विशेषताओं में यह योजना नई गतिविधियों के लिए 2% ब्याज सब्सिडी, अन्य सभी के लिए 1% ब्याज सब्सिडी के साथ वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिसमें कम से कम 3 महीने से संचालित सहकारी समिति के लिए पात्रता है, जिसमें 50% महिला सदस्य भी शामिल हैं। इसका महत्व क्या है? इसका उद्देश्य नंदिनी सहकार योजना का उद्देश्य महिलाओं नेतृत्व वाली सहकारी समितियों के माध्यम से उद्यमशीलता गतिविधियों को बढ़ाकर व्यापार योजनाओं, ऋण, सब्सिडी और क्षमता निर्माण के लिए समर्थन प्रदान करके महिलाओं की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करना। सहकार समितियों को पुनर्वितरण करने संबंधी समाधान तथा आगे के प्रयास। ऋण पोर्टफोलियो का विस्तार। युवा पीढ़ी को शामिल करने के लिए सहकारी समिति को घरों के निर्माण और उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं की खरीद के लिए डिजिटल रूप में वित्तीय सेवाएं प्रदान करनी चाहिए। डिजिटलीकरण युवाओं को आकर्षित करने के साथ साथ हाशिए पर व्याप्त जरूरतमंद लोगों
तक पहुंचने के लिए सहकारी समितियों को बड़े पैमाने पर डिजिटल प्रौद्योगिकी और डिजिटलीकरण को अपनाने की ज़रूरत है। शासन और व्यावसायिकता में सुधार, लाल फीताशाही, राजनीतिक हस्तक्षेप, प्रशासनिक बाधाओं आदि को दूर करना चाहिए। अधिकारियों को स्थानीय दबाव, चाहे वह राजनीतिक हो या अन्य, से प्रभावित नहीं होना चाहिए। शक्तिशाली ग्रामीण लॉबी को सहकारी समितियों के कामकाज में अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। दूरदर्शी नेतृत्व, त्रिभुवन दास पटेल, विट्ठलराव विखे पाटिल और तात्या साहेब कोरे जैसे नेताओं ने संकट को अवसर में बदलने की क्षमता थी। सहकारी क्षेत्र को फिर से ऐसे नेतृत्व की ज़रूरत है। कमज़ोर और कुशल सहकार समितियों को या तो समाप्त कर दिया जाना चाहिए या उनका मजबूत और कुशल समितियों के साथ विलय कर दिया जाना चाहिए। संस्थागत ऋण न केवल छोटे किसानों, काश्तकारों, बटाईदारों के लिए बल्कि भूमिहीन श्रमिकों और कारीगरों के लिए भी निर्धारित किया जाना चाहिए। स्मरणीय तथ्य क्या है? सहकारिता पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय। सर्वोच्च न्यायालय ने सहकारी समितियों से संबंधित 97वें संविधान संशोधन 2011 में कुछ हिस्सों को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि इसमें राज्यों द्वारा अपेक्षित अनुसमर्थन की उपेक्षा की गई है। इसने निर्णय दिया कि सहकारी समितियां राज्य का विषय हैं तथा भाग 9B केवल बहुराज्य सहकारी समितियों पर लागू होता है। निर्णय में यह बात की पुष्टि की गई कि राज्य विधानसभाओं को सहकारी समितियों का विशेष अधिकार प्राप्त है। बहुराज्य सहकारी समिति संशोधन विधेयक 2022 के प्रावधान में निर्वाचन प्राधिकरण। बहुराज्य सहकारी समितियों में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए एक स्वतंत्र प्राधिकरण बनाया जाएगा। सहकारी लोकपाल निर्दिष्ट क्षेत्रों में शिकायतों और विवादों को हल करने के लिए एक निवारक तंत्र स्थापित किया जाएगा। पुनरुद्धार और ले डाटा करे दिए तुम चालू इन लोग के लाल मुझे चाहिए 500 मोर बचन कर दो 50% बैटरी। सर्वोच्च न्यायालय सहकारी समिति संबंधित 97वें संशोधन। बहुराज्य समितियों के विधेयक 2022 के प्रावधान के निर्वाचन प्राधिकरण होना चाहिए। सहकारी लोकपाल निर्दिष्ट क्षेत्रों में शिकायतों और विवादों को हल करने के लिए एक निवारक तंत्र की स्थापना किया जाना चाहिए। पुनरुद्धार निधि एक विशेष निधि से वित्तीय रूप में बीमार MSCS की सहायता दी जाएगी जिसमें लाभ कमाने वाली समितियों का योगदान दिया जाएगा। बोर्ड की समावेशिता। प्रत्येक MSCS के निदेशक मंडल में कम से कम एक SC/ST के सदस्य, 2 महिलाओं को शामिल करना अनिवार्य होगा। कठोर दंड, रिटर्न जमा करने या विनियमों का पालन करने में विफल रहने पर भारी जुर्माना 1 लाख तक लगाया जाएगा। विकास में स्वैच्छिक और धर्मार्थ संस्थाएं। सोसाइटी 7 या अधिक लोगों का एक समूह है जो साहित्य, ललित कला, विज्ञान या और अन्य चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए एक साथ आते हैं। सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 उसके पंजीकरण को नियंत्रित करता है। यह किसी भी साहित्य, वैज्ञानिक, धर्मार्थ कार्य के लिए साथ ही अधिनियम की धारा 20 में निर्दिष्ट किसी भी अन्य उद्देश्य के लिए भी सोसाइटी की स्थापना की अनुमति देता है। क्या आप जानते हैं कि भारत में वक्फ बोर्ड सशस्त्र बलों और भारतीय रेलवे के बाद तीसरे सबसे बड़े भूस्वामी। भारत में वक्फ बोर्ड, सशस्त्र बलों और भारतीय रेलवे के बाद तीसरे सबसे बड़े भूस्वामी हैं। मतलब कि सशस्त्र बलों के पास सबसे बड़ा भूस्वामी वो है सशस्त्र बल, उसके बाद भारतीय रेलवे के साथ सबसे बड़ी ज़मीन है, उसके बाद वक्फ बोर्ड के बाद तीसरी सबसे ज़्यादा ज़मीन है।
8.72 लाख वक्फ संपत्तियां हैं, जिसका क्षेत्रफल 38 लाख एकड़ से अधिक है। न्यास या ट्रस्ट क्या होते हैं? ट्रस्ट एक ऐसी कानूनी व्यवस्था है जिसमें कोई व्यक्ति या संस्था अपनी संपत्ति या कोई हस्तांतरित अधिकार किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को किसी निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए प्रबंधन और उपयोग हेतु देता है। भारतीय न्यास अधिनियम, न्यास मतलब ट्रस्ट, 1882 भारत में पहला कानून था जो मुख्य रूप से निजी न्यासों को विनियमित करने पर केंद्रित था, जिन्हें विशिष्ट व्यक्तियों की सहायता के उद्देश्य से स्थापित किया गया। दूसरी ओर जब उद्देश्य आम जनता या पूरे समाज को लाभ पहुंचाना होता है तो उसे सार्वजनिक ट्रस्ट या न्यास के रूप में जाना जाता है। धर्मार्थ बंदोबस्ती क्या है? धर्मार्थ बंदोबस्ती वक्फ धार्मिक उद्देश्यों के लिए स्थापित धार्मिक न्यास है, जैसे हिंदू और मुस्लिम देवताओं, दान और धर्म का समर्थन करना। धार्मिक बंदोबस्ती तब निर्मित होती है जब संपत्ति धार्मिक उद्देश्यों के लिए समर्पित कर दी जाती है। सार्वजनिक न्यासों के विपरीत इसके पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं होती। इसमें दानकर्ता, ट्रस्टी और लाभार्थी के बीच त्रिकोणीय संबंध पर अधिक बल नहीं दिया जाता है। वक्फ का गठन मुस्लिम समुदायों की समन्वित कार्यवाही के परिणाम स्वरूप होता है। वक्फ भूमि को बांधते हैं और लोगों को उसका उपयोग करने का अधिकार देते हैं। 1863 का धार्मिक बंदोबस्ती अधिनियम मूलतः एक निजी बंदोबस्ती कानून था जो एक संपत्ति को पुनर्निर्धारित लाभार्थियों के एक समूह के लिए वरीयता के तहत एक न्यासी या न्यासियों की देखरेख करता था। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 मुख्य प्रावधान क्या? मनमाने संपत्ति दावों को समाप्त करना। मूल वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 40 को हटा दिया गया, जिससे वक्फ बोर्डों को मनमाने ढंग से संपत्तियों को वक्फ घोषित करने से रोका जा सके। गैर मुस्लिम सदस्यों का समावेशिता और विविध दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए वक्फ बोर्डों में गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करना अनिवार्य है। पारिवारिक वक्फ में महिलाओं के अधिकार यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी संपत्ति को वक्फ के रूप में समर्पित करने से पूर्व महिलाओं को उनकी विरासत प्राप्त हो, जिससे उनके अधिकारों की रक्षा की जा सके। प्रौद्योगिकी एकीकरण, वक्फ संपत्ति प्रबंधन के लिए एक केंद्रीकृत डिजिटल पोर्टल पेश किया गया है, जिससे पारदर्शिता और रिकॉर्ड रखने में वृद्धि होगी। लेखा परीक्षा सुधार, 1 लाख रुपए से अधिक आय वाले वक्फ स्थानों के लिए वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु राज्य द्वारा नियुक्त लेखा परीक्षकों द्वारा वार्षिक लेखा परीक्षा कराना अनिवार्य किया गया है। प्रावधानों में सुधार की आवश्यकता, वक्फ संपत्ति की अपरिवर्तनीयता। एक बार वक्फ हमेशा वक्फ के सिद्धांत के कारण जटिल स्वामित्व विवाद उत्पन्न हुए हैं, जैसे वेट द्वारका द्वीप, जहां अदालतें इस स्वामित्व के दावे के साथ संघर्ष करती हैं। न्यायिक निगरानी का अभाव, 1995 अधिनियम के तहत वक्फ न्यायाधिकरण के निर्णय अपील के अधीन नहीं हैं, जिससे न्यायिक समीक्षा और पारदर्शिता सीमित हो जाती है। शक्तियों का दुरुपयोग, वक्फ अधिनियम की धारा 40 का दुरुपयोग निजी संपत्तियों को वक्फ घोषित करने के लिए किया गया है, जिससे कानूनी विवाद उत्पन्न हुए। जैसे केरल का मामला, जहां 600 ईसाई परिवारों ने वक्फ बोर्ड द्वारा अपनी पैतृक भूमि का दावा करने के लिए विरोध किया था। भारतीय अभिशासन में गैर राज्य अभिकर्ताओं की भूमिका आलोचनात्मक परीक्षण का करें तो स्वतंत्रता के पश्चात भारत में बंद
राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था ने गैर राज्य अभिकर्ताओं के लिए बहुत कम स्थान शेष छोड़ा, जिसमें अभिशासन, नौकरशाही और लाइसेंस राज्य के तहत नियोजन द्वारा नियंत्रित था। 1991 में एलपीजी सुधारों के बाद उनकी भूमिका का विस्तार हुआ, क्योंकि सरकार ने नीति विवरण और विकास को बढ़ाने के लिए एनजीओ, सेल्फ हेल्प ग्रुप और निजी अभिकर्ताओं को शामिल करना शुरू कर दिया। भूमिका विस्तार संबंधी उदाहरण में सामान्य सेवा केंद्र ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सेवाएं प्रदान करते हैं। निजी कंपनियां पासपोर्ट सेवाओं और जीएसटीएन नेटवर्क जैसे प्रमुख सेवाओं का प्रबंधन करती हैं। पीपीपी मॉडल का उपयोग बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और हवाई अड्डा प्रबंधन के लिए किया जाता है। गैर सरकारी संगठन और नागरिक समाज निगरानीकर्ता के रूप में कार्य करते हैं, जैसे ग्रीन पीस, नर्मदा बचाओ आंदोलन। नीतिगत प्रभाव और उसका पक्ष गैर सरकारी संगठन, नागरिक समाज संगठन जैसे गैर सरकारी अभिकर्ता नीति निर्माण को प्रभावित करते हैं, जैसे पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च सांसदों को सूचित कानून बनाने में सहायता करता है। सेवा वितरण और कल्याण, ये स्वास्थ्य, शिक्षा और आपदा राहत में शासन की कमियों को पूरा करते हैं, जैसे सेवा आजीविका विकास सहायता के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाता है। जवाबदेहिता संबंधी समस्या, कुछ अभिकर्ताओं में पारदर्शिता की कमी हो सकती है या विदेशी एजेंडों से प्रभावित हो सकते हैं। उदाहरण के लिए विदेशी फंड के कथित दुरुपयोग के लिए एफसीआरए के तहत कुछ एनजीओ पर कार्रवाई की गई। उपयुक्त उपरांत भारतीय शासन व्यवस्था व्यापक तौर पर राज्य नियंत्रित है, जिसमें एक मजबूत नौकरशाही प्रणाली है। गैर राज्य अभिकर्ता पहले की तुलना में अधिक योगदान देते हैं, जबकि उनकी भूमिका कुछ हद तक सीमित है, जो प्रायः विनियामक और राजनीतिक चुनौतियों का सामना करते हैं।